हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एक बेहतरीन टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग। आज हम लोग जानेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब ये हुआ कि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है और ये एक ऐसी संस्था है जो परीक्षाएं आयोजित करने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में भी जानी जाती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है। संघ लोक सेवा के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के समझिएगा कि क्या है संघ लोक सेवा आयोग। तो चलिए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग होता क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो ये इसका क्या किया गया है, भारतीय संविधान में जो भी कानून का संचालन होता है उसके लिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में इसका प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून के संचालन के लिए ये एक क्या है, आप बोलोगे स्वतंत्र संस्था के रूप में इसे बनाया गया है। अब इसका काम तो बता ही दिया गया कि ये क्या करती है, जो है भारतीय संविधान में कानून का संचालन करने के लिए होती है और इसके साथ साथ देश की जो शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था में भी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हमको इतना जानना है कि जो है संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कानून संचालन के लिए एक स्वतंत्र संस्था है। दूसरी बात हमें ये जानना है कि ये शासन व्यवस्था में भी अपना योगदान देती है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब ये हुआ कि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है किसी न किसी आर्टिकल में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, और भी कुछ संस्थाएं हैं जैसे सीएजी, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब की सब संस्थाएं जो है संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। अच्छा, मैंने कहा कि इसका संविधान में उल्लेख है तो इसके लिए कोई ना कोई आर्टिकल भी होगा। तो मैं अगर बात करता हूँ इसके आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 315 यानी 315, आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है उल्लेख है। और इसके साथ साथ अगर ये क्या होती है, संघ में एक संस्था होती है। अगर राज्यों में भी हर प्रत्येक राज्य में जो है एक अलग अलग राज्य सेवा आयोग होता है, लेकिन अगर संसद चाहे संसद विधि द्वारा हम जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या, तो इसमें या तो 9 होंगे वो भी अध्यक्ष सहित, और या फिर क्या होते हैं 11 जो है इसके सदस्य होते हैं। अब बात आती है कि इसके जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके इस संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति जो है आपका नियुक्ति करता है, चाहे वो सदस्य हो या फिर अध्यक्ष है। अगर मैं इसकी कार्यकाल की बात करता हूँ कि इसका जो है कितना टाइम पीरियड रहता है, तो कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूँ तो जाके ये 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष, जो भी पहले होता है उसी के आधार पर जो है इनका कार्यकाल होता है। लेकिन यहीं अगर राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध की बात करें, तो राज्य लोक सेवा आयोग में क्या हो जाएगा, राज्य की मैं बात करता हूं तो ये 6 वर्ष और ये 65 के बजाय क्या हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य एवं क्षेत्राधिकार, मतलब इसका कार्य क्या होता है। तो अगर मैं कार्य की बात करता हूं तो जो संघ लोक सेवा आयोग है ये क्या काम करता है, कार्मिकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना। तो जो भी कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन जो है करना, ये इसका क्या हो जाता है, काम हो जाता है। परीक्षाओं का आयोजन जो है आपका कार्मिकों की नियुक्ति के लिए यही परीक्षाएं आयोजित करवाता है। दूसरी बात, जो भी ट्रांसफर वगैरह होते हैं या जो भी पदोन्नति होती है, स्थानांतरण होता है, इसमें भी ये अपना योगदान देता है। कौन, यूपीएससी। उसके बाद ये आ जाता है कि और इसके साथ साथ इसका एक काम होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे, राष्ट्रपति ने अगर यूपीएससी को कोई कार्य सौंपा है तो उस कार्य को
जिम्मेदारी पूर्वक जो है ये करने का काम करता है। तो इसके आप देख रहे हो 3 मेन वर्क हो जाते हैं। एक तो ये कार्मिकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं करता है, दूसरा जो भी ट्रांसफर वगैरह होते हैं, जो भी पदोन्नति होती हैं, इन सब में इसका योगदान होता है, और तीसरा मैंने ये बताया कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी काम सौंपे जाते हैं, इन कामों को जो है ये बखूबी निभाता है। तो ये इसके कार्य क्षेत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है उसके बारे में समझ लेते हैं कि कुछ हम लोगों को पता है कि संघ या फिर राज्य के अधीन सेवाएं हैं, उसमें एक आपका आ जाता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर आपका 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अगर मैं बात करता हूँ अखिल भारतीय सेवा, तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की क्या हो जाएगी, ये एक राष्ट्रीय स्तर की सेवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय स्तर की जो है ये एक सेवा होती है। कौन, अखिल भारतीय सेवा। और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो वो आपका राष्ट्रपति ही करता है। प्रेसिडेंट ही जो है इसके जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति करता है। अब बात आती है, अगर मैं आज की बात करता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान में 3 तरीके की जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ स्वतंत्रता के समय टोटल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थी, तो उस टाइम थी 2, लेकिन अब ये कितनी हो गई हैं, अब जो है ये है 3, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या वर्तमान में 3 है, लेकिन ये जो है स्वतंत्रता के समय दी गई थी। तो स्वतंत्रता के समय 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी। अब आप पूछोगे कि कौन कौन सी थी स्वतंत्रता के समय, तो मैं आपको बता दूं स्वतंत्रता के समय 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। एक थी IAS। IAS का मतलब क्या हुआ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या नाम दे देंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका क्या हो जाएगा, वो IPS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IPS। अगर बात करते हैं IPS का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है इंडियन पुलिस सर्विस। क्या हो जाएगा, इंडियन पुलिस सर्विस जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये 2 तरीके की अखिल भारतीय सेवाएं थी जो है स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के समय कह सकते हो। लेकिन उसके बाद 1966 ईस्वी में क्या किया गया, 1966 ईस्वी में जो है एक सेवा और इसमें शामिल कर दी, जिसका नाम पड़ा क्या हो जाएगा, IFS। क्या हो जाएगा, IFS। I से इंडियन, F से जो है आपका फॉरेस्ट, और S से सर्विस हो जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कब जो है अखिल भारतीय सेवाओं की कैटेगरी में जोड़ा गया, तो आप बोलोगे 1966 में जो है ऐड किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वो केंद्रीय सेवा के बारे में दिया है। अब केंद्रीय सेवा समझ लेते हैं। ये भी एक क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर की ही सेवा होती है। जो केंद्रीय सेवा है वो भी एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर की ही सेवा होती है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, और ये केवल और केवल जो है संघ के लिए होती है। किसके लिए होती है, संघ के लिए है। इस सेवा में नियुक्ति और सेवा की जो भी शर्तें होती हैं, केवल और केवल जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो अब बोलोगे केंद्रीय सेवा के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होता है। संसद के अलावा किसी को भी अधिकार इसके विषय में नहीं दिए गए हैं। और इस सेवा में जो भी कर्मचारी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है। मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो उसके पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है राज्य सेवा के बारे में। राज्य सेवा जो है ये सभी लोग शब्द से ही पता चल रहा है, राज्य से संबंधित है, अर्थात ये राज्य के लिए होती है। राज्य सेवा किसके लिए होती है, राज्य के लिए होती है। इस सेवा में जो भी सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य में जो है नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसमें वैसे ही हो जाता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है सदस्य जो है बना रह सकता है अपने पद पर। तो ये कुछ जानकारी थी संवैधानिक संस्था UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आई हो, तो ये वीडियो आप दूसरे तक भी पहुंचाएं, अर्थात शेयर कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।